पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम इस वक्त पेरिस में अपने होटल से निकलकर मेडल लेने के लिए जा रहे हैं और रास्ते से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद नदीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि कौम इस वक्त कितनी एक्साइटेड है, कितनी खुश है, आपसे कितना प्यार करती है, मगर मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि आपको पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त लोगों के जज्बात क्या हैं। पहला सवाल मैं जानना चाह रहा हूं, पहली थ्रो नहीं हो सकी, आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था कि क्या करेंगे पहली थ्रो जब नहीं हुई? जी, पहले तो मैं अपना पूरी कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है। और जैसा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और पेरिस ओलंपिक्स का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। उससे पहले मैंने एक क्वालिफाई राउंड भी खेला, जैसे कि मैंने पहली थ्रो पे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। तो वहां से मैं होपफुल हुआ कि इंशाल्लाह जो है ना फाइनल में इंशाल्लाह गोल्ड की फाइट करूंगा। तो अक्सर जितने भी मैं कंपटीशन खेलता हूँ मेरा फोकस यही होता है कि मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इज्जत देता है। तो शुक्र है कि मैंने अपना कोशिश की कि मैं अपनी बेस्ट करूँ, तो अल्लाह ताला ने बेस्ट करवा दी और उसमें गोल्ड भी दे दिया और पेरिस ओलंपिक्स का मैंने रिकॉर्ड भी दिया। मतलब, और जब आपके हाथ से थ्रो निकली तो आपको अंदाजा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जा रही है, या आपको ये लग रहा था कि आप ओलंपिक की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे हाथ से रिलीज होती है थ्रो तो पता चल जाता है कि ये थ्रो अच्छी हो सकती है। जैसे हाथ से रिलीज हुई थी तो मैंने समझा कि 90 से ऊपर ही है। मतलब आपने एक ही मुकाबले में 2 दफ़ा 90 से ऊपर थ्रो फेंकी, आपके अलावा किसी ने 90 से ऊपर थ्रो नहीं फेंकी। तो आपको खुद फील कर रहे थे, क्योंकि फरवरी में गालिबन आपकी सर्जरी भी हुई, कि आप इस वक्त अपने पूरे करियर में इतना फिट, इतना बेस्ट महसूस कर रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल जीत जाएंगे? नहीं, देखिए थोड़ी सी मुझे इंजरी हुई थी कोई 18-20 दिन पहले, तो उस पर हम वर्क भी कर रहे थे, तो थोड़ा सा माइंड में वो भी चल रहा था। लेकिन माइंड में ये था कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो दुआएं मेरे लिए कर रही है, तो इंशाल्लाह मैंने इधर से जो ना वो गोल्ड मेडल लेके जाना है, वो दिमाग में चल रहा था, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। और जब 92.97 मीटर लिखा हुआ आ गया, आपको पता चल गया कि आपने इतनी बड़ी थ्रो फेंक दी है, तो उसके बाद आपको ये लग रहा था कि बस अब मैं जीत ही जाऊंगा, गोल्ड मेडल में पाकिस्तान के लिए जीत गया हूं, या आपको उस वक्त भी था कि कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, इसलिए मुझे एक और अच्छी थ्रो करनी है? देखिए कि मेरे साथ ओलंपियन चैंपियन भी थे, वर्ल्ड चैंपियन भी थे, और एंडरसन पीटर जो है उसकी जो बेस्ट थ्रो है वो 90.93 प्लस उन्होंने थ्रो की हुई है। तो साधारण जब कंपटीशन चल रहा होगा तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने सेकंड थ्रो ही 92.97 जो है थ्रो की, तो वहां से मैं तकरीबन 89% में होपफुल हो गया था कि इंशाल्लाह हमारा गोल्ड पक्का है। लेकिन मैंने जो है वो अपना वार्म अप जारी रखा आखिरी थ्रो तक, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने आखिरी थ्रो भी जो है ना वो 90 प्लस फेंकी। और इसके पीछे हमारी बड़ी ट्रेनिंग है, बड़ी मेहनत है, वो जो सलमान फारूक भट्ट साहब है और जो डॉक्टर साहब है, उनकी बड़ी मेहनत है, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। आपने कल से लेके अब तक पाकिस्तान के टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया देखा है, आपको अंदाज़ा है कि मुसलसल तमाम हेडलाइंस आपसे भरी हुई हैं। इस वक्त शायद आपको ये ना पता हो कि ड्राइंग रूम हो, बसें हो, ऑफिसेज हो, हर जगह अगर कोई एक नाम है तो वो अरशद नदीम का नाम है। हर कोई सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी होती है कि माशाल्लाह इतना बड़ा परफॉर्म मैंने किया है, और पूरे चैनल पे, सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह यही नाम चल रहा है कि गोल्ड जीता और पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। अच्छा, बहुत मैं फिर भी जानना चाहूँगा, 40 साल बाद गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है, अपना रिकॉर्ड और फिर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कौम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही है। देखिए माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है और गोल्ड जीता है, और मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। और आपको अंदाज़ा होगा करोड़ों के इनामात का ऐलान हो चुका है, कौम भी आपका इंतजार कर रही है आपको रिसीव करने के लिए। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इंशाल्लाह मेरी कल वापसी है। सुबह इंशाल्लाह मेरी फ्लाइट है 11 बजे, और कल रात को 1 बजे इंशाल्लाह मैं पहुंच रहा हूँ लाहौर एयरपोर्ट।
बहुत शुक्रिया। अरशद नदीम से इंटरव्यू हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था जब वो जा रहे थे। इस वक्त वो पहुंच चुके हैं और मेडल हासिल करने के लिए, गोल्ड मेडल 40 साल बाद ये हुआ है। ये मनाजिर 40 साल बाद आपने देखे हैं, इंतहाई जज्बाती मनाजिर। गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान का तराना इस वक्त ओलंपिक्स में बजा है जो आप इस वक्त सुन रहे थे। अरशद नदीम इस वक्त स्क्रीन पर हैं, जज्बाती हैं, खुश हैं। नीरज चोपड़ा उनके साथ हैं और आप इस वक्त मनाजिर देख रहे हैं। तीनों जो मेडलिस्ट हैं, तीनों जो टॉप जिन्होंने किया, वो इस वक्त साथ मौजूद हैं। सेंटर में अरशद नदीम हैं जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। ये वो मनाजिर हैं जिसके लिए पाकिस्तान ने 40 साल इंतज़ार किया है, इस गोल्ड मेडल के लिए। इस तरीके से पाकिस्तान का तराना ओलंपिक्स में बजे इसके लिए। और ये मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। बज़ाहिर ये एक सादा सा जुमला है, मगर इसके पीछे 4 दहाइयों का इंतज़ार है, कोशिश है, सफ़र है। 1984 से 2024 तक का सफ़र है। 2 नस्लों के जवान होने, ख्वाब देखने और उनकी ताबीर पाने में नाकामी का सफ़र है। मुसलसल नाउमीदी, नाकामी और बेसरो सामानी का सामना होने के बावजूद मुसलसल कोशिश, मेहनत, लगन और किस्मत आजमाई का सफ़र है। एक शख्स की मुसलसल कोशिश और उसके पीछे पूरी कौम की मुसलसल दुआओं का सफ़र है। अरशद नदीम ने आज महज एक सोने का तमगा नहीं जीता है, बल्कि उन ख्वाबों को ताबीर दी है जो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम और हज़ारों एथलीट्स 4 दहाइयों से देख रहे थे। इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है। इस गोल्ड मेडल का पूरा क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है। जिस विक्ट्री स्टैंड पर आज अरशद नदीम खड़े हुए हैं, वहाँ तक पहुँचने का सारा क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है। पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स के विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने का क्रेडिट सिर्फ अरशद नदीम का है। ओलंपिक्स की तारीख का 118 साला रिकॉर्ड तोड़ने का क्रेडिट अरशद नदीम का है। मायूसियों, नाकामियों और महरूमियों में घिरी पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त जश्न मना रही है। चंद लम्हों में 24 करोड़ लोगों का मूड बदल देने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम का है। और अरशद नदीम की कामयाबी बता रही है कि कौमें इनफरादी स्पोर्ट्स को अहमियत क्यों देती हैं, एक एक खिलाड़ी पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च करती हैं। क्योंकि एक खिलाड़ी एक लम्हे में करोड़ों लोगों का मूड बदल सकता है, उन्हें बैक वक्त कामयाबी और खुशी दे सकता है। और यही काम किया है कल अरशद नदीम ने। जब वो पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के लिए मैदान में उतरे तो उम्मीद तो सबको थी कि वो पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे, मगर किसी को ये नहीं पता था कि वो क्या कारनामा अंजाम देने वाले हैं। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स की थ्रो की और तारीख बना दी। पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक्स के विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचा दिया। 40 साल यानी 4 दहाइयों के बाद गोल्ड मेडल दिला दिया पाकिस्तान की तारीख में। गोल्ड मेडल लाने वाले पहले इनफरादी खिलाड़ी बन गए। ना सिर्फ अपना करियर बेस्ट दिया, बल्कि ओलंपिक्स की तारीख में नया रिकॉर्ड बना दिया। ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में आज तक कोई खिलाड़ी इतनी दूर तक जेवलिन नहीं फेंक सका था जितनी दूर अरशद नदीम फेंकने में कामयाब हुए हैं। इस कामयाबी के साथ अरशद नदीम थ्रो की पूरी तारीख में 6ठे बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं। अरशद नदीम से पहले पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के सिर्फ 5 खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ मुकाबलों में इससे ज़्यादा फासले तक जेवलिन फेंकने में कामयाब हो सके हैं, जबकि ओलंपिक्स की पूरी 118 साल तारीख में अब अरशद नदीम का कोई मुकाबला नहीं है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर्स तक की थ्रो फेंकी थी, मगर अरशद नदीम ने यह रिकॉर्ड 92.97 मीटर्स यानी तकरीबन 93 मीटर्स तक पहुंचा दिया है। मियां चुन्नू के अरशद नदीम का मुकाबला भारतीय रियासत हरियाणा के नीरज चोपड़ा से था। वो नीरज चोपड़ा जिनका करियर फतूहात से भरा हुआ है, जिन पर भारत हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, जो ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम समेत कई आलमी और इलाकाई मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मगर इसके बावजूद नीरज चोपड़ा आज तक 90 मीटर से ज़ायद की कोई थ्रो नहीं कर सके हैं। नीरज चोपड़ा का करियर बेस्ट 89.94 मीटर से, जबकि अरशद नदीम ने कल ही के दिन 90 मीटर से ज़्यादा की 2 थ्रोस करके दिखाई। एक थ्रो 92.97 मीटर, दूसरी 91.79 मीटर्स तक गई, यानी दोनों ही रिकॉर्ड थे। अगर 92.97 का रिकॉर्ड ना बनता तो 91.79 का रिकॉर्ड बनता। पूरी दुनिया में सिर्फ 24 खिलाड़ी आज तक 90 मीटर से ज़्यादा की थ्रो करने में कामयाब हो सके हैं, जबकि कल के फाइनल में कोई दूसरा एथलीट 90 मीटर से ज़्यादा की थ्रो करने में कामयाब नहीं हो सका। यानी फाइनल में पहली और दूसरी सबसे लंबी थ्रोस दोनों ही अरशद नदीम की थी। नीरज चोपड़ा 89.45, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 88.54 मीटर्स तक थ्रो करने में कामयाब हो सके। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर्स तक थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया था, मगर
अरशद नदीम 84.62 मीटर्स के साथ 5वें नंबर पर रहे थे, लेकिन 4 साल बाद अरशद नदीम ने ना सिर्फ तारीख बदल दी बल्कि ओलंपिक्स में नई तारीख बना दी। अपनी थ्रो में 8 मीटर से ज़ायद का इजाफा कर दिखाया। ये पहला मौका था जब अरशद नदीम के हाथों नीरज चोपड़ा को शिकस्त हुई है। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं। नीरज चोपड़ा से मुतालिक बात करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि हम दोनों को खुशी हो रही थी क्योंकि जनूबी एशिया में हम दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं और हम इस दोस्ती को आगे लेकर जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम से मुतालिक कहा कि मैं और अरशद नदीम 2016 से एक दूसरे का मुकाबला करते आ रहे हैं और आज उन्होंने पहली बार कामयाबी हासिल की है। अरशद नदीम ने अच्छी थ्रो फेंकी। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक्स तक रसाई हासिल की। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी हैं जो ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड फाइनल तक पहुंचे हैं। अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीता और अब अरशद नदीम वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनफरादी मुकाबलों में ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल 1956 में जीता था जब मेलबर्न ओलंपिक्स में हॉकी टीम सिल्वर मेडल लाई थी। ये पहला मेडल जीता था। इसके बाद 1960 के रोम ओलंपिक्स में हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल जीता और इन्हीं ओलंपिक्स में पाकिस्तानी रेसलर मोहम्मद बशीर ने कांसी का तमगा हासिल किया। 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी टीम ने सिल्वर और 1968 के मेक्सिको सिटी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। 1972 में सिल्वर, 1976 में ब्रॉन्ज और 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी में आखिरी गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 1988 के सोल ओलंपिक्स में बॉक्सर हुसैन शाह ने और फिर बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी टीम ने आखिरी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद से कल तक ओलंपिक्स की मेडल्स टेबल पर पाकिस्तान का कहीं नामो निशान ही नहीं था, बल्कि नौबत आ चुकी है कि कई बार की ओलंपिक चैंपियन रहने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम अब ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में भी नाकाम है। ऐसे में अरशद नदीम ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसने पूरी कौम को एक नई उम्मीद दी है। अरशद नदीम की कामयाबी की कहानी इसलिए आम नहीं है कि उन्हें हुकूमत या किसी इदारे की सरपरस्ती हासिल थी, बल्कि अरशद नदीम की कहानी इसलिए अहम है कि उन्होंने ये कारनामा किसी सपोर्ट या सरपरस्ती के बगैर अंजाम दिया है। अरशद नदीम को खेलों का जुनून था और वो गुर्बत और सहूलियात से महरूमी के बावजूद अपना शौक़ किसी ना किसी तरह पूरा करना चाहते थे। अरशद नदीम ने मुख्तलिफ खेलों में किस्मत आजमाई की और इस पूरे सफ़र की कहानी कल उन्होंने खुद जीतने के बाद अपनी ज़बानी खुद बताई। इससे पहले भी अरशद नदीम बता चुके हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके पास आलमी मुकाबलों के लिए जो जेवलिन इस्तेमाल होती है उसके उसूल के लिए भी उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अल जज़ीरा में आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जनवरी 1997 को मियां चुन्नू के करीब छोटे से कस्बे में पैदा होने वाले अरशद नदीम 7 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं और एक ठेकेदार के बेटे हैं जो अपने घर के वाहिद कफील रहे हैं। नदीम के बड़े भाई शाहिद ने अल जज़ीरा को बताया कि जिस दिन दाल सब्ज़ी के अलावा घर वालों को कुछ खाने को मिलता था तो वो खुशनसीबी का दिन होता था, जबकि गोश्त सिर्फ बकरीद पर ही नसीब होता था। अरशद का पहला रुझान क्रिकेट की तरफ था और वो बॉलिंग का शौक़ रखते थे, मगर उनके वालिद और 2 बड़े भाइयों ने अरशद को क्रिकेट से दूर रहने का मशवरा दिया, जिसके बाद उन्होंने फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और कबड्डी में किस्मत आजमाई की। अरशद नदीम के सफ़र में उनके रिश्तेदारों और गाँव वाले उनकी मदद करते रहे। ऐसा मुल्क जहाँ कौमी खेल हॉकी दम तोड़ चुका है, क्रिकेट जैसा खेल मुश्किलात का शिकार है, वहाँ जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में शिरकत करना और मेडल्स लाना एक ख्वाब से ज़्यादा नहीं था, मगर अरशद नदीम अपने ख्वाब का ताक़ुब करते रहे। 2015 में वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्कॉलरशिप जीती और फरवरी 2016 में भारतीय शहर गुवाहाटी में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीता। इसी साल जून में वियतनाम में होने वाले एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी कांसी का तमगा अपने नाम किया। इसके बाद 2017 में बाकू में होने वाले इस्लामी यकजहती गेम्स और 2018 में जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ने अपना पहला गोल्ड मेडल 2019 में साउथ एशियन गेम्स में हासिल किया और फिर 2021 में इस्लामी यकजहती गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता। 2022 में अरशद नदीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की और बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फिर गुज़िश्ता साल हंगरी में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता और बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ ओलंपिक चैंपियन बन गए। गुर्बत, सहूलियात की कमी और किसी की सरपरस्ती ना होने के साथ साथ इंजरीज़ ने भी अरशद नदीम को चैलेंजेस दिए। इसी साल फरवरी में भी उनकी एक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद कल उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अरशद नदीम ने कल पहली मरतबा नीरज चोपड़ा को शिकस्त दी और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस मौके पर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों की माओं ने शानदार जज्बात का मुजाहरा करते हुए इसे खेल की जीत करार दिया और कहा कि अरशद और नीरज दोनों ही हमारे बेटे हैं। इस वक्त हमारे साथ अरशद नदीम की वालदा रज़िया परवेज़ साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाजी। ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा है कि कल से आप इंटरव्यूज़ दे रही हैं, मीडिया आपके पीछे है, आप ज़रूर थक गई होंगी रात के इस पहर, मगर आपका बेटा जीता है। 24 घंटे बाद भी क्या महसूस कर रही हैं, क्योंकि पूरा मुल्क बहुत खुश है आपके बेटे की वजह से? उस टाइम ना मैं अपने बेटे के लिए नफल पढ़ रही थी और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार रही थी और मैं दुआ मांग रही थी अपने बेटे के लिए। और मेरा बेटा माशाल्लाह मेडल जीतेगा और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। मैं
अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने बेटे के लिए दुआएं की और पूरे मुल्क ने, पूरे पाकिस्तान ने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मेरे बेटे ने माशाल्लाह मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान को झंडा उड़ाया। इस गेम का नाम पाकिस्तान में लोगों को अरशद नदीम की वजह से पता चला है। गांव में अरशद नदीम का खेलना, मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे, आप बता रही हैं कि बड़ा इंटरेस्ट था अरशद नदीम का, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हर वक्त खेलने में का शौकीन था। मगर आपको लगता था कभी इस खेल की वजह से वो पूरे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, वो इतने ज़्यादा कौम की में उनको इतनी इज्जत मिलेगी? अपने दिल से बहुत फ़ख्र कर रही थी और मैं अपने बेटे से भी मैं मुझे बता दें अंदाज़ा ला रही थी भी मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला ये मैच खेलेगा, ये गेम भी खेलेगा और मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बनेगा। और ये मेरे दिल में ख्वाहिश थी भी मेरा बेटा कौन सी गेम खेल रहा है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और पाकिस्तान का हीरो बनेगा, पाकिस्तान का मेडल जीतेगा। घर का माहौल बहुत खुशियाँ मना रहे थे और हम घर में कुरान खानी की और खैरात की और पूरे हमारे हम लहरे इकट्ठे हुए, हमारे पूरा गांव इकट्ठा हुआ था और बहुत हमने जो LCD लगाई हुई, ढोल ढमक्के और तूतियाँ बाजे और घोड़े और बहुत जश्न मनाया था। मेरे बेटे के लिए बहुत खुशी की हमने और बेटे के लिए बहुत खुश हुए कि मेरे बेटे ने मेडल जीता और बहुत खुशियाँ मनाइयाँ। क्या कल रात जीतने के बाद आपकी बात हुई अरशद से? सुबह मेरे बेटे से मेरी बात हुई, उसने मेरे से बीमार कर दी और बहुत खुश होया और माँ कहना तेरी दुआएं मेरे साथ थी, तू दुआएं मांगी और मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीता और पाकिस्तान का मैं नाम खुश कर दिया और पाकिस्तान से मैं वादा किया था बे इंशाल्लाह ताला मेरे से दुआएं करें, मैं मेडल जीतूँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस प्रोग्राम में अरशद नदीम की गुफ्तगू भी, उनकी वालदा की गुफ्तगू भी, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है और उन्हें सिल्वर मेडल लेने पर मुबारकबाद दी जीतने पर। और इस मौके पर मोदी ने पाकिस्तान की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का जिक्र भी किया। नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो अरशद नदीम के हवाले से कहा था उसका हवाला दे रहे थे नरेंद्र मोदी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। हालिया दिनों में मुल्क की अदलिया, अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तनकीद का हदफ बनी हुई है। एक तरफ इमरान खान और PTI सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले और 9 मई के मुकदमात में ताख़ीर को जवाज़ बनाकर सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को चार्जशीट कर रही है। और जहाँ इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर आज सख्त तनकीद करते हुए अपने एक्स हैंडल पर बयान जारी कर दिया है और फ़ौज से मुज़ाकरात पर भी अपना मौक़िफ़ दोबारा दे दिया है, तो वहीं आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अदलिया को मुल्क के मौजूदा क्राइसिस का जिम्मेदार करार दे दिया है। साथ ही बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को सियासी करार दिया, बल्कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सियासी फैसला करार देते हुए कहा कि उस फैसले ने तहरीक इंसाफ, जिसकी इलेक्शन कैंपेन का सर पैर ही नहीं था, उसे मोबिलाइज किया, यानी फ़ायदा पहुंचाया। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यह बयान इस लिहाज से ज़्यादा अहम है क्योंकि मौजूदा हुकूमत के बनने के बाद से ही सवालात उठाए जा रहे थे कि पीपल्स पार्टी अहम आईनी ओहदे तो ले लेगी मगर मुश्किल हुकूमती फैसलों का बोझ नहीं उठाएगी। मगर इस वक्त पीपल्स पार्टी हुकूमत के मुश्किल फैसलों के साथ खड़ी नजर आ रही है, इनका भरपूर दिफा भी कर रही है। जैसे कि नून लीग की हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर रही थी, तो पीपल्स पार्टी खुलकर इख्तलाफ करती हुई नजर नहीं आई, ताहम कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी नहीं दिया और मामला पीपल्स पार्टी के इजलास पर डाल दिया, जो अब तक नहीं हुआ। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया तो नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी इस फैसले से खुलकर इख्तलाफ करने लगी, अवामी सतह पर फैसले पर कड़ी तनकीद करने लगी। और जहां नून लीग ने इस पर नज़रसानी की अपील दायर की तो पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं रही और उसने भी नज़रसानी की अपील दायर कर दी। और फिर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस फैसले के तनाजुर में बात करते हुए कहा कि एक इदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत करता है, मौजूदा क्राइसिस वज़ीर आज़म या किसी और की वजह से नहीं, बल्कि ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी है।
इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ द मंथ है, जो अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है, और ये फासला इसलिए बन रहा है कि एक अदारा इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। जैसे अरशद नदीम साहब ने कोई गोल का तारीख रकत की है, तो हमारा जुडिशरी ने भी जनाब स्पीकर वैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दी है। पाकिस्तान का जो जुडिशरी है वो इतना काबिल है कि वो ना सिर्फ अदालत चलाते हैं, वो तो जनाब स्पीकर डैम भी बना सकते हैं, महंगाई का मुकाबला भी कर सकते हैं, वो तो समोसे और टमाटर की कीमत भी अदा कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। कहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक स्टॉर्म इन अ टी कप को एक फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब्दील किया जा रहा है, और ये क्राइसिस का जिम्मेदार ना आप हो जनाब स्पीकर, ना मैं हो, ना वजीर आजम, ना इस हाउस में कोई बैठा हुआ शख्स। दिस इज अ क्राइसिस ऑफ द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी। जी तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करने आप रिस्पॉन्ड करें भाई, मैं आपके खिलाफ कहां बोल रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। बिलावल भुट्टो न सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर तनकीद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सियासी करार दिया और कहा कि इलेक्शन से पहले आखिरी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाया। अदालत ने कहा था कि ये तो इन्होंने धांधली की, जिसकी वजह से इनको ना निशान मिलेगा। ये फैसला मैंने ना आपने नहीं सुनाया, इन्होंने सुनाया। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात, जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरों पे, इनको ऐन वक्त में ऐसे फायदा दिया कि पूरा जमात जो है वो मोबिलाइज हो गया। आखिरी वक्त में ये फैसला लेना, उसका सियासी असरात भी थे। अब कहा जा रहा है जनाब स्पीकर, असल में हमने ये कहा ही नहीं, असल में ये है जो इन्होंने मांगा भी नहीं, जो आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें, जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से लिया था, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चीफ जस्टिस की तारीफ की थी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन अदालत को ब्लेम करना चाहते हैं, उनके अपने अंदर देखना चाहिए कहाँ कुठाई हुआ, किससे कुठाई हुआ, जिससे अब उनका और उनका जमात का नुकसान हो रहा है। जहाँ तक अदालत का फैसला, जस्टिस फाइज ईसा साहब ने बड़े वाज़ेह किया जब से वो चीफ जस्टिस बना। ही इज़ बीन वेरी क्लियर कि वो सियासी फैसले ने कानून पे अमल दरामद करते हुए फैसले देंगे। जस्टिस फाइज ईसा एक सियासी फैसला देना चाहते थे तो वो कानून के एक तरफ रख के एक सियासी फैसला दे सकते थे, मगर वो ये रवायत तोड़ना चाह रहा था। आज कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी अदलिया पर तनकीद कर रहे थे, तो इससे पहले इमरान खान का जेल से पैगाम सामने आया था, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर तनकीद करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रियासत के साथ हम पर जुल्म करने में मुकम्मल शराकतदारी की है और इस जुल्म और फस्तायत में पूरा साथ दिया है। इसी तासुब और इंसाफ की अदम फराहमी की बुनियाद पर हमने काफ़ी अरसे से जस्टिस काजी फाइज ईसा की मेरे मुकदमात से अलहदगी की दरख्वास्त दे रखी है। 8 फरवरी के इंतखाबात में भी हमारी पार्टी से बल्ले का निशान छीन कर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जिस तरह PDM और इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी की थी, वो सबके सामने है। अब दिलचस्प बात यह है कि PTI के इंतखाबी निशान यानी बल्ले से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इमरान खान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोनों ही सियासी करार दे रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि उस फैसले ने तहरीक इंसाफ को फ़ायदा दिया, जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि उस फैसले ने PDM को फ़ायदा दिया। इसके अलावा इमरान खान ने अपने बयान में 9 मई के वाक़यात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हुए फिर कहा कि मुज़ाकरात फ़ौज से ही होंगे, सियासी जमातों से नहीं। इमरान खान के बयान के मुताबिक मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमज़ोरी से ताबीर ना किया जाए। मेरे लिए मेरा मुल्क पाकिस्तान मुक़द्दम है और इसी के सियासी और मुआशी मफाद के लिए मैं कशीदगी में कमी का हामी हूँ। मुज़ाकरात मशरूत और असल फैसला साजों से ही होंगे। हुकूमत में मौजूद घरेलू कट्टे अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाना चाहते हैं। ये घरेलू कट्टे फ़ौज को वरगलाते हैं कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दो। क्या 90% अवाम की नुमाइंदा जमात को ख़त्म करना मुमकिन है? जो भी ये ख्वाब देख रहा है उसे तारीख से सबक सीखना चाहिए। जबकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। मशवरा होगा, अगर हम आपस में बातचीत करेंगे तो चाह हम अपने मुआशी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस का मुकाबला कर रहा हो या इस हाउस का हम सब सियासतदानों का स्पेस की बात हो, तो मैं 100% इस बात पे यकीन करता हूँ कि हम में इतना सलाहियत है कि हम बेयर मिनिमम कंसेंसस बना के इस शहर को, हमारा सियासत को जो इस वक्त डिसफंक्शनल बन चुका है, उसको फंक्शनल बना सकेंगे। इसके बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात की तायद कर दी और साथ ही दोबारा कहा कि अगर मुझे कोई फ़ौज से मुज़ाकरात का कहेगा तो मुज़ाकरात फ़ौज को सियासत से ऑनरेबल रिट्रीट देने के लिए होंगे।
आप कहते हैं कि मुज़ाकरात सिर्फ फौज से होंगे, इख्तियार उनके पास ही है, सियासी जमातों से या हुकूमत से मुज़ाकरात? फौज से भी अगर मुज़ाकरात मैंने करनी है, अगर कोई मुझे कहे, हमने इस बुनियाद पर मुज़ाकरात करनी है कि उनको ऑनरेबल रिट्रीट का रास्ता दे। दे शुड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके लिए हमको बहुत बाइज़्ज़त रास्ता देंगे, और ये नहीं कि मुझे बचाओ, किसी को निकालो, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना लो, और नहीं, ये नहीं। आज बिलावल भुट्टो पे जितने हमारे साथियों ने एतराज़ात किए, उनका आखिरी पैराग्राफ ये था कि हमें आइन के लिए, पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए एक दूसरे को मौका देना चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए। दे आर रेडी, एवरीबडी इज रेडी। एक तरफ हुकूमत और इत्तेहादी ये बातें कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए जैसे मंसूर अली शाह का एक फैसला सामने आया, उसका क्या नुकसान रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अभी तक मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी की अपील दायर की हुई है, और साथ ही हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में कुछ तरामीम कर दी हैं, जिसे तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने की कोशिश करार देकर अदालत में चैलेंज कर चुकी है। मगर आज एक और केस की समाअत के हुक्मनामे में मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती फैसला लिखने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या रिकमेंडेशंस नहीं होते, बल्कि कानूनी हैसियत रखते हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जैसे अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को मुल्क के आला तरीन अदालती इदारे के तौर पर कानून की तशरीह, इंसाफ को यकीनी बनाने और आइन को कायम रखने की अहम जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात महज सिफारिशात या एडवाइजरीज नहीं होते, बल्कि ये फैसले वो कानूनी मैंडेट होते हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। हुक्मनामे के मुताबिक जब ये अदालत कोई फैसला सुनाती है तो यह आइन के हतमी तशरीह कुनंदा की हैसियत से सुनाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज करना या उन पर अमल दरामद में ताख़ीर करना हमारे कानूनी निज़ाम के फ्रेमवर्क को चैलेंज करना है। अदालती फैसलों पर अमल करना कोई मेहरबानी करना नहीं, बल्कि आइनी तकाजा है जो तवाज़ुन की हिफाजत करता है। जबकि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना करने से न सिर्फ इस नाजुक तवाज़ुन में खलल पैदा होता है, बल्कि इससे एक ख़तरनाक नज़ीर भी कायम होती है जो एग्जीक्यूटिव की अपने दायरा कार से तजावुज़ की तरफ जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना अदालती निज़ाम में अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर अदालती फैसलों को अफराद या एंटिटीज़ बआसानी नज़रअंदाज कर सकते हैं तो इससे न सिर्फ अदलिया बल्कि वसी मानों में पूरी हुकूमत की असरअंदाजी पर अवाम का एतमाद कमज़ोर हो जाएगा, और फिर आखिरकार जमहूरी निज़ाम पर ही अवाम का एतमाद कमज़ोर हो जाएगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद की अहमियत के बारे में मुबालगा राय नहीं की जा सकती, और यह ज़रूरी है कि इदारे तस्लीम करें कि उनके पास अदालती फैसलों पर अमल करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। आज में अमित तहीरा दी, अल्लाह हाफ़िज़।